ओके, शुरू करते हैं एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल को लेकर और टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल को लेकर। हम लोगों ने जब डोमेन का डिस्कशन किया था, एक आर्की डोमेन, एक यूबैक्टीरिया का डोमेन लिया था और एक यूकैरियोटिक डोमेन जो लिया था। तो यूकैरियोटिक डोमेन में हम लोगों ने जो बात की थी कि सर इसमें प्रोटिस्टा भी आता है, सर इसमें फंजाई भी आता है, सर इसमें प्लांटी भी आता है और एनिमेलिया भी, यानी कि एनिमल्स भी इसी में आते हैं सर। इज इट क्लियर? तो सर इसमें प्रोटिस्टा को हम लोगों ने कुछ कहा था, क्या? यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट। इसे क्या कहा था? यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट। और हम लोगों ने फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, यानी कि एनिमल्स को, प्लांट्स को और फंजाई को क्या कहा था? मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट। क्या कहा था सर? मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट। इज इट क्लियर? अब हमसे कोई पूछे कि सर ये टिपिकल सेल में आपने प्लांट सेल, एनिमल सेल और बैक्टीरियल सेल ही क्यों बनाया? आमतौर से जब आप क्लास 11th और 12th लेवल पर पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 3 में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके आपको प्लांट किंगडम पढ़ाया जाता है और चैप्टर 4 बहुत ही अच्छी तरीके से एनिमल किंगडम पढ़ाया जाता है और हमें इन्हीं 3 सेल के बारे में कायदे से पढ़ना भी होता है। अगर कोई पूछे सर प्लांट सेल, एनिमल सेल और बैक्टीरियल सेल में बेसिक डिफरेंस बताइए, तो सबसे पहला जो बुनियादी फर्क होगा, फंडामेंटल डिफरेंस, वह यह होगा कि सर इसके जेनेटिक मटेरियल और इसके जेनेटिक मटेरियल एनक्लोज्ड हैं। किससे सर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। यानी कि सर ये और यहाँ पर ये दोनों क्या है सर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज्ड है। दैट इज सर इसमें न्यूक्लियस है, इसका मतलब इसमें न्यूक्लियस हुआ। और ट्रू न्यूक्लियस जब पाया जाएगा, ट्रू न्यूक्लियस, यू मतलब मैंने क्या बताया? ट्रू। और कैरियो मतलब न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक मतलब सर ट्रू न्यूक्लियस रखने वाले ऑर्गेनिज्म। तो हमने कहा कि यूकैरियोटिक सेल कैसा? ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद हो। ट्रू न्यूक्लियस मतलब सर जब जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जरिए एनक्लोज्ड हो। मैंने कहा सर यहाँ पर एनक्लोज्ड है, यहाँ पर क्या सर एनक्लोज्ड है? नहीं, यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल के आसपास कुछ प्लाज्मा पाए जाते हैं। इन प्लाज्मा को और जेनेटिक मटेरियल को एक साथ मिला करके हम क्या कहते हैं सर? न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। ओके। अब अगर कोई पूछे सर जेनेटिक मटेरियल के बाद की बात बताएं, मैंने कहा कि ये सेल मेम्ब्रेन, दैट इज सेल बाउंड्री, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो भी जगह है, उसमें जो कुछ भी है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे सर उसे? साइटोप्लाज्म। क्लियर? अब हमसे कोई पूछे कि सर यहाँ पर आपने इतना बड़ा यूकैरियोटिक सेल बनाया, यहाँ पर इतना बड़ा यूकैरियोटिक सेल बनाया, प्रोकैरियोटिक सेल आपने छोटा बनाया। हर एक सेल का एक टिपिकल साइज होता है, हर एक सेल का एक टिपिकल साइज होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक यूकैरियोटिक सेल का कितना टिपिकल साइज होता है, तो आपके एनसीईआरटी में आप कायदे से देखिएगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी होगा तो मैं आपको बताऊं, चैप्टर 8 पेज नंबर 128, लेफ्ट साइड ऊपर कॉर्नर में जब देखेंगे आप, तो कोने में एक डायग्राम बनाया हुआ है, वहां पे लिखा है टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। उसमें लिखा है 10 to 20 माइक्रोमीटर, 10 to 20 माइक्रोमीटर। लेकिन जब आप और उससे हटकर और परे होकर के आप पढ़ेंगे, तो जो और किताबें होती हैं वो लिखती हैं कि नहीं, 10 to 20 आपने टिपिकल लिखा, ठीक है, 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक भी एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की साइज होती हैं। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? एज पर एनसीईआरटी अगर हम डिस्कशन करें तो 10 to 20 माइक्रोमीटर। तो अगर कोई साइज पूछे कि सर साइज कितना होगा, तो हम बोलेंगे सर 10 to 20 माइक्रोमीटर। इज इट क्लियर? लेकिन सर बैक्टीरियल सेल,
आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि सर जब हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी ने पेज नंबर 127 पर लिखा है 3 to 5 माइक्रोमीटर, और वहीं पर पेज नंबर 128 पर डायग्राम में लिखा है 1 to 2 माइक्रोमीटर। एनसीईआरटी ही अलग अलग पेजेस पर साइज में सर क्यों ऐसा लफड़ा कर रहा है? याद रखिएगा कि दोनों जगह स्टेटमेंट है, एक जगह लिखा है टिपिकल बैक्टीरियल सेल और एक जगह पे लिखा है सर बैक्टीरिया का सेल का साइज इतना होता है। तो हमने कहा कि सर जनरल जो साइज होता है डायमीटर के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो सर प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज, प्रोकैरियोटिक सेल का इन डायमीटर तो सर 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है, 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर। बहुत सारी किताबों में 1 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में दो तरीके से लिखा हुआ है। एक जगह लिखा हुआ है कि सर टिपिकल बैक्टीरियल सेल का साइज, टिपिकल बैक्टीरियल सेल का साइज। तो टिपिकल बैक्टीरियल सेल का जो साइज होता है, टिपिकल बैक्टीरियल सेल का साइज वो होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर। और जब सिर्फ बैक्टीरियल सेल है वो आप ऑप्शन के बेसिस पर आपको डिसाइड करना होगा कि आपको आंसर क्या करना है। तो वहां पर अगर 3 to 5 माइक्रोमीटर है तो दोनों आंसर करेंगे। अगर बोथ कभी ऐसा नहीं देगा, या तो ऑप्शन में ये रहेगा या तो ये रहेगा, और अगर सर टिपिकल वर्ड लगा हुआ है तो आंसर ये करेंगे। इज इट क्लियर? कोई डाउट? आई थिंक नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हम बात करेंगे सर और कुछ डिफरेंस बताइए। तो साइज की बात हटाते हैं सर, इसमें सब साइज हो गया सर, साइज की बात हटा करके अलग की जाए कुछ। सर अगर बाउंड्री की बात करें, आपने यहां पर बैक्टीरियल सेल में 1 2 3 बाउंड्री बना है, तो जो सबसे बाहर बाउंड्री होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहते हैं सर? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद जो बाउंड्री होता है उसको कहते हैं सेल वॉल, सेल वॉल। और सबसे अंदर में जो होता है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या सर? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन इस सेल मेम्ब्रेन की एक अलग ही अदा होती है। क्या सर? ये इनवेजिनेटेड होता है, इनर इनफोल्डिंग्स होते हैं सर इसके। इनर इनफोल्डिंग क्या कर रहा है समझिएगा। अगर मैं अलमीरा के अंदर इस कपड़े को यूं ही करके रख दूं, ऐसे करके ऐसे मोड़ करके रख दूं और सारे कपड़ों को यूं ही रखूं, जगह ज्यादा लेगा ना। लेकिन अगर मैं इसको कायदे से यूं रखूं, फिर इसको ऐसे फोल्ड करूं, फिर इसको ऐसे फोल्ड करूं, फिर ऐसे करूं और इसको कायदे से रखूं, तो कम जगह भी लेगा। तो इसने कम जगह लिया तो बाकी जो अलमीरा के अंदर स्पेस है वो बढ़ा या घटा? तो आप बोलेंगे सर अलमीरा के अंदर स्पेस बढ़ा, यानी कि सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ। तो जब चीजों को इनफोल्ड कर देते हैं, जब चीजें को तह कर देते हैं, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। तो अगर कोई पूछे कि सर ये इनफोल्डिंग्स करते क्या है, सबसे पहले तो सर इनफोल्डिंग्स को कहते क्या है? तो दे आर नोन एज मीसोजोम। मीसोजोम। आप एनसीईआरटी खोल करके बैठेंगे, अगर लेक्चर देख रहे हो और आपके डेस्क पे अगर एनसीईआरटी पेज नंबर 128 खोलिएगा और जहां पे सेल इन्वेलप दिया जस्ट उससे ऊपर सेकंड लास्ट लाइन पे अंडरलाइन कीजिएगा, लिखा हुआ है द mesosomes are essential enfoldings of prokaryotic cell। दैट इज मेसोजोम का होना निहायत ही जरूरी है, अति आवश्यक है कि यह मौजूद हो। अगर नहीं है तो वो प्रोकैरियोट नहीं हो सकता है। तो मेसोजोम का होना जरूरी है। हमने कहा सर मेसोजोम कैसे कैसे हो सकते हैं? देखिएगा, एक जगह शेप मैंने ऐसे बनाया है, दिखा? एक जगह शेप मैंने ऐसे बनाया है, दिखा? सर एक जगह मैंने शेप ऐसे बनाया है, ठीक है। एनसीईआरटी लिखता है उसी पेज पर एकदम नीचे की तरफ लास्ट लाइन में कि सर मेसोजोम का शेप लैमिलर हो सकता है, यानी कि लैमिली टाइप का हो सकता है। सर ये वेसिकल्स फॉर्म में पाए जा सकते हैं। सर ये ट्यूब्यूलर भी हो सकते हैं। दैट इज ये इनफोल्डिंग्स जो हैं किस किस फॉर्म में पाया जा सकता है? मैंने कहा कि सर लैमिलर फॉर्म में, सर वेसिकल्स के फॉर्म में और ट्यूबुलर फॉर्म में। इज इट क्लियर?
वहीं पर फिर हम पेज 129 पर आते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन में लिख रहा है एनसीईआरटी कि सर इसी सेल मेम्ब्रेन का एनफोल्डिंग कुछ बैक्टीरिया में, किस बैक्टीरिया में? साइनोबैक्टीरिया, प्यार से हम लोग सियाना बैक्टीरिया बोलते हैं। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन की बात नहीं, बस थोड़ा सा हंसने के लिए सियाना बैक्टीरिया है ना। तो जो साइनोबैक्टीरिया है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया में ये मीसोजोम का एनफोल्डिंग्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कंटेन करता है। इसको कहते हैं हम लोग क्रोमैटोफोर। क्या कहते हैं सर? क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर। इज इट क्लियर? व्हाट आर क्रोमैटोफोर? सर पिगमेंटेड सेलुलर एक्सटेंशन ऑफ pigmented extension of cell membrane, pigmented extension of cell membrane, फिर से बोल रहा हूं, pigmented extension of cell membrane in prokaryotic cell is called chromatophore। ये क्या करेगा सर? फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या सबों में पाया जाएगा? नहीं, बीजीए में पाया जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी में। क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ेंगे सर। सर इस प्रोकैरियोट की एक खूबी है कि जैसे मान लीजिए मैंने इसको कह दिया mRNA, ध्यान से समझिएगा, मैं बस समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं, एक डिटेल्ड वे में बात नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी स्टेटमेंट एनसीईआरटी का नहीं छूटेगा सर। एनसीईआरटी आपके सामने होना चाहिए। एनसीईआरटी लिखता है mRNA के ऊपर सीक्वेंसेस ऑफ राइबोसोम अरेंज्ड होते हैं। ये मैंने कहा ये सीक्वेंसेस ऑफ राइबोसोम है सर। कैसे राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम। कैसा? 70S। तो हमने कहा कि सीक्वेंसेस ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट ऑन mRNA इज कॉल्ड एज पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम। क्या कहते हैं सर उसको? पॉलीजोम या पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। इसी को क्या बोल देंगे सर? पॉली राइबोसोम। हो सकता है कि बोर्ड कुछ कट रहा हो वीडियो में, लेकिन इसीलिए कह रहा हूं आपको सर एनसीईआरटी होना चाहिए। और यकीन मानो नीट देना है ना सर, एनसीईआरटी ही आपके डेस्क पर होना चाहिए। सर कुछ और किताब हम पढ़ लें, यकीनन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर आपको सिलेक्शन भूलना होगा। मैं रात के 2-3 बजे जाग करके भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कि आप दूसरी किताब पढ़ें। अगर आपको दूसरी किताब ही पढ़नी सर, पढ़िए। अगर आपको वाकई सिलेक्शन लेना है ना सर, तो एनसीईआरटी पढ़ना। आपके डेस्क पर एनसीईआरटी और पीवाईक्यू और आपके टीचर का नोट्स, जिसको भी आप पढ़ रहे हैं, उसके अलावा चौथी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए सर। अगर रखें तो यकीन मानिए सिलेक्शन नहीं हो पाएगा सर। ज्ञान तो होगा ना? यस, ज्ञान होगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा सर। स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है सर, उसका एक तरतीब तैयार करना होगा आपको। तो हमने कहा एनसीईआरटी सामने रखेंगे, वहां पे एनसीईआरटी में लिखा है पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम। क्या है सर? सीक्वेंसेस ऑफ राइबोसोम वेयर ऑन mRNA। इज इट क्लियर? मैंने कहा सर ये इसी में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है, उसे कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। इट हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मेशन। वहीं पे एनसीईआरटी लिखता है यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। मैं भी यही कह रहा हूँ, यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस वेयर इन बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12। देखते रहिएगा हम लोगों के साथ, में आपको वहाँ पे पढ़ाऊंगा सर प्लाज्मिड। याद कीजिए, वहाँ पर जो ड्रॉपर्स होंगे वो समझ रहे होंगे, वहाँ पे प्लाज्मिड का एक नॉमेनक्लेचर है ना, PBr322। यस, उसी को यहाँ पर सिर्फ हम प्लाज्मिड लिख दे रहे हैं, और हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इकोलाई का प्लाज्मिड है। इज इट क्लियर? तो हम लोग वहां पर पढ़ेंगे, लेकिन हेल्प किस में करता है? ट्रांसफॉर्मेशन में। एंड यू बेटर नो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हम बात करेंगे सर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक सेल ऑर्गेनल कंटिन्यूअस होता है और एक्सटेंड हो जाता है साइटोप्लाज्म में, उसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं सर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो किस्म का होता है। कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे सर जिसके सरफेस पर राइबोसोम पाया जाएगा, उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER।
और कुछ ऐसे होंगे जिसके सरफेस पर राइबोसोम नहीं पाया जाएगा। जिसके सरफेस पर पाया जाएगा उसे कह देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पे नहीं पाया जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं पर आप जब एनसीईआरटी में आएंगे तो एनसीईआरटी लिखता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है सर, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। कोई डाउट? नो। ये सर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड एंड स्टेरॉयडल हार्मोन, लिपिड एंड स्टेरॉयडल हार्मोन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लियर? अब बात करेंगे सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एक का फंक्शन एसोसिएटेड होता है जिसे हम लोग कहते हैं गोल्जी बॉडी। जी भी लिख दे रहे हैं ना, गोल्जी बॉडी, या फिर मैं इसी को कह दे रहा हूं सर गोल्जी apparatus, या फिर इसी को कह दे रहा हूं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कैमिलियो गोल्जी ने 1898 में इस सेल ऑर्गेनेल का डिस्कवर किया था सर। एनसीईआरटी लिखता है सर ये कैसे होता है सर, ये पैरेलल अरेंज होता है एक दूसरे के। कैसे? कॉन्सेंट्रिकली। कॉन्सेंट्रिकली समझेंगे सर, अगर आपको मैथमेटिक्स आती होगी आपने पढ़ा होगा एक कॉमन सेंटर से जब बहुत सारे सर्कल बनाए जाएं, जब एक कॉमन सेंटर से बहुत सारे सर्कल बनाए जाएं तो उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। वहीं पे एनसीईआरटी लिखता है कि कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड है, तो इसमें सेंटर कौन है? सेंटर है न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ 1 2 3, मतलब अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? चुप, वाईफाई नहीं है रे, वाईफाई नहीं है। बोलेगा सर वाईफाई की तरह दिख रहा है, नहीं वाईफाई नहीं है, ये न्यूक्लियस है, समझा? और न्यूक्लियस के ऊपर 1 2 3, ये क्या है? गोल्जी बॉडी। इज इट क्लियर? गोल्जी बॉडी। तो हमने कहा सर कैसे अरेंज्ड है? पैरेलली। और कैसे सर? कॉन्सेंट्रिकली। कॉन्सेंट्रिकली। कोई डाउट? नहीं सर। लेकिन ये बताइए वहां पर एक के ऊपर एक गोल्जी बॉडी में ये सिस्टर्नी अरेंज्ड है ना, इसे कहते हैं सिस्टर्नी। 1 2 3, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं सिस्टर्नी। लेकिन इसमें हर एक सिस्टर्नी एक दूसरे से अलग अलग अरेंज्ड है ना। तो इसमें जो गोल्जी बॉडी है प्लांट सेल में और यहाँ पे जो गोल्जी बॉडी है एनिमल सेल में, दोनों एक तरह के अलग अलग हैं। तो यकीनी तौर पर आप बताएंगे सर अलग है। इसमें हर एक सिस्टर्नी एक दूसरे से सेपरेटेड है, इसीलिए तो प्लांट में गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी नहीं डिक्टियोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं सर? डिक्टियोजोम। क्या कहते हैं? डिक्टियोजोम। इज इट क्लियर? ओके ओके। मैंने कहा सर ये माइटोकॉन्ड्रिया बचपन से आप देख रहे होंगे। अगर कोई केमिस्ट्री की टीचर से भी आप पूछे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है सर, हर कोई बोलने के तैयार होता है सर पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या है? पावर हाउस। क्या करता है सर? एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है? एनर्जी। एनर्जी बोले तो एटीपी। अब जानते हैं एनर्जी बनाएगा तो खाली एटीपी बनाएगा, जीटीपी भी तो बना सकता है। मैं बोलूंगा सेल एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को यूज करता है। हाँ सर, माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी लेता है। हमेशा वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में ही चाहिए, ये गलत होगा। जीटीपी भी तो हो सकता है, जीटीपी भी तो हो सकता है, सीटीपी भी तो हो सकता है, हमेशा एटीपी के फॉर्म में ही ना, गलत। तो आप हाँ, मेजॉरिटी जो है एटीपी ही यूज होता है। इज इट क्लियर? तो हमने कहा हमेशा एनर्जी एटीपी का फॉर्म में, मैक्सिमम तौर पर एटीपी के फॉर्म में यूज होता है। क्या सर उसमें जीटीपी आ सकता है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट? यस सर। सर सीटीपी यूज हो सकता है? यस, सीटीपी भी यूज हो सकता है। और चौथा क्या हो सकता है? यूटीपी। यूटीपी या टीटीपी सोच के बताइएगा, ये आपका होमवर्क है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। एनसीईआरटी फिर फर्दर लिखता है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, जब आप टॉपिक आइएगा
सेल मेम्ब्रेन खत्म करने के बाद सेल वॉल के बाद एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, उसके बाद से वैक्यूल। तो वैक्यूल के बारे में एनसीईआरटी लिखता है कि प्लांट सेल का ये 90% स्पेस ऑक्यूपाई करता है। कितना परसेंट स्पेस? 90% स्पेस ऑक्यूपाई करता है। यानी कि सर प्लांट सेल का मैक्सिमम स्पेस कौन ऑक्यूपाई करता है? वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर क्या क्या होता है सर? अगर वैक्यूल के अंदर बात करें तो सेल सैप होता है। वैक्यूल के अंदर बात करें तो सर वाटर होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। इज इट क्लियर? और एक और बात बताते चलूं आपको, मैं अलग से हर एक्सट्रेला ऑर्गेनेल्स का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर मैं वैक्यूल की एक छोटी सी बात आपको बताऊं, प्लांट सेल में लाइसोसोम की संख्या कम होती है। क्यों सर? क्योंकि एनिमल में लाइसोसोम का काम होता है जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिव रखना, उनको मॉडिफाई करना, उनको ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड करना। तो वो सारा काम जो बहुत कुछ जैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रखना या फिर उसको डिस्ट्रॉय करना, लाइसोसोम का जो भी फेगोसाइटिक फंक्शन है वो मैक्सिमम फंक्शन सर उसमें से कुछ वैक्यूल कर देता है। यही वजह होता है कि प्लांट सेल में लाइसोसोम की संख्या कम होती है। क्यों सर? क्योंकि प्लांट सेल में वह सारे फंक्शन जो कि लाइसोसोम करता है एनिमल सेल में वो वैक्यूल के जरिए हो जाता है, इसीलिए प्लांट सेल में लाइसोसोम की तादाद कम होती है। या तो कोई डाउट? अब हमसे कोई पूछे सर प्लांट सेल का आउटर बाउंड्री क्या है? सेल वॉल। ये सारे लोग जानते हैं इसीलिए मैंने इसको लास्ट में बताया। सेल वॉल। सर ये जो प्लास्टिड है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। जबकि यहाँ पे ये जो सेंट्रियोल है ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाएगा जबकि प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा। ये वैक्यूल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा ओनली, जबकि एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। टाइप्स ऑफ वैक्यूल और इसका फंक्शन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। याद रखेंगे जब भी आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी साथ में रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एट अनलाइटेंड क्लासेस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।